नमस्कार छात्रों, मैं आपकी संगीता मैम। मैं आपके समक्ष बहुत इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ और इसे याद करना आपका मौलिक कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि भारत के संविधान की अनुसूचियां याद करना उतना ही जरूरी है। भारतीय संविधान से एक जानकार होना उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिक हो या स्टूडेंट हो, सभी को अपनी भारतीय संविधान की अनुसूचियां जानना बहुत ही अनिवार्य होता है और जरूरी होता है। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी के लिए तो यह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्हें याद रखकर परीक्षा में उसे मूर्त रूप देना होता है। चलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और कितनी है और कहाँ पर इनका योगदान है। आइए हम देखते हैं इनके बारे में। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसको एक शेड्यूल बोला गया है। शेड्यूल, इंग्लिश में शेड्यूल बोला गया है। तो अनुसूचियां होती क्या है? देखिए, भाग देखा गया है, इससे पिछली कक्षाओं में भाग देखे हैं हम। तो भाग क्या होते हैं? भारतीय संविधान में भाग 1 से लेकर भाग 22 तक प्रावधान किए गए हैं। उसमें भारत का जितना बृहद संविधान है सबके लिए एक्ट वाइज वहां पर प्रावधान की कि भाग 1 में क्या होगा, भारत का संघ और उसके राज्य क्षेत्र होंगे, उसमें कौन कौन से एक्ट होंगे, वहां पर उन बातों को लिखा गया है। लेकिन अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां थोड़ा सा विस्तार होती हैं। जैसे किसी चीज को हम शॉर्ट में समझते हैं और उसका विस्तार होती है, क्या अनुसूचियां होती हैं। अनुसूची 1 में भी इसी बातों को कहा गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नाम की बात की गई है। मतलब अगर भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बोला गया है, लेकिन वहां पर सिर्फ अनुच्छेदों की बात की गई। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे? उसका बृहद रूप देखेंगे कि भाग 1 में, अनुसूची 1 में अगर भारत के नाम और राज्यों के नाम की बात की गई है तो उन 28 राज्य के नाम कौन कौन से हैं और उस राज्यों के नाम के साथ केंद्र शासित राज्यों के नाम कौन कौन से हैं, तो सारे चीजों का नाम मिल जाएगा। बाउंड्रीज कहाँ पर है, क्षेत्र कहाँ तक है, सारी चीजों का यहाँ पर बृहद जानकारी मिलता है। तो अनुसूचियां अपने आप में बृहद चीजें होती हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो भारत से पहले हम चलते हैं कि विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान, सब विश्व में सबसे पहला संविधान आया था कहाँ? ब्रिटेन में। लेकिन लिखित रूप से नहीं आया था, वह अलिखित रूप से आया था। तो हमें इसे एक फैक्ट के रूप में याद रखना होगा कि विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन का था। लेकिन अब उसके बाद किन्हीं देशों को लगने लगा कि नहीं, हमारा संविधान लिखित रूप से होना चाहिए। तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान देखा जाएगा तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने देश की ओर। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संविधान हो जाएगा। काफी बृहद हो जाता है विश्व के लेवल पे काफी भारतीय संविधान बहुत बृहद हो जाता है। 60 से अधिक देशों को हमने प्रेरणा दी थी इसे लिखने के लिए। और चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है अपने आप में, काफी भाषा भाषी के लोग हैं, अनेकता में एकता का देश है, सभी के लिए प्रावधान यहाँ पर रखने थे, इसलिए यहाँ पर भारतीय संविधान बहुत बड़ा हो जाता है। बृहद लिखित संविधान, लिखित दस्तावेज हो जाता है। संविधान क्या है? संविधान लिखित रूप से संहिताबद्ध लिखित दस्तावेज हो जाता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सारी शक्तियां लिखित रूप से प्रावधानित की गई हैं और साथ ही यहाँ की जनता, यहाँ के निवासियों के लिए या फिर भारतीय नागरिक और अन्य नागरिकों के लिए भी लिखित में अधिकार और कर्तव्यों की बात की जाती है। तो एक प्रकार से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, हम यहाँ पे जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से केवल 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से कहा जाए तो 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, 26 जनवरी 1950 में वहां पर मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज इस वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं, वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, 4 उसमें ऐड किए गए। वो 4 संविधान में संशोधन से जो 4 अनुसूचियां अपनाई गई हैं उसका हम 8 अनुसूचियां पढ़ने के बाद 4 जो ऐड किए गए हैं उसे मैं विस्तृत बता दूंगी आपको। चलिए आइए हम देख रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। भारतीय संविधान का स्टार्टिंग ही महत्वपूर्ण चीजों से होता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर शेड्यूल्स, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं यहाँ, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो कॉलम है ये है अनुसूचियों का कॉलम है। यहाँ पर उनके प्रावधान या विषय क्या क्या है और यहाँ पर कुछ खास बातें बताई जाएंगी आपको। तो सबसे पहला है अनुसूची 1। सबसे पहले अनुसूची पे आ रहे हैं अनुसूची 1। यहाँ पर संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की सूची, याद रखेंगे नामों की सूची की बात की जा रही है और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो
चलिए मैं आपको पहले पूरी 12 अनुसूचियों का व्यू बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहली अनुसूची है संघ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की सूची एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। अनुसूची 2 वेतन भत्ते पेंशन। अनुसूची 2 वेतन भत्ते पेंशन मतलब दो वेतन दे दो, भत्ते दे दो, पेंशन भी दे दो, तो 2 में आपको वेतन भत्ते पेंशन याद रखना है। अब वेतन भत्ते पेंशन पहले लेंगे और उसके बाद हम शपथ लेंगे। पहले वेतन दो फिर हम शपथ लेंगे, हम शपथ लेते हैं। तो अनुसूची 3 में है वेतन भत्ते और पेंशन। 3 उंगली से शपथ लेना है ऐसे करके। तो अनुसूची 3 शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यों से राज्यसभा में आवंटित सीटों का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण की प्रावधान की बातें की गई हैं। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। अनुसूची 7 सूचियों का विभाजन। 7 से हो जा रहा है सूचियों का विभाजन। अनुसूची 8 राजभाषाएं। अनुसूची 8 राजभाषाएं। देखिए यह अनुसूची 8 है राजभाषाएं। भाषा भी एक आर्ट होता है, ऐसे करके आर्ट को याद कर लेंगे। अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून या भूमि सुधार अधिनियम या भूमि सुधार कानून। अब अनुसूची बदल प्रतिषेध अधिनियम। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11। अनुसूची 12 नगरीय निकायों की व्यवस्था। तो देख रहे हैं यहाँ पर अनुसूची 9 से ये चारों बाद में जोड़े गए हैं। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 ये भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं थे, इसे बाद में ऐड किया गया है। चलिए देखेंगे कैसे किस प्रकार से ऐड हुए ये। चलिए हम चलते हैं अपनी पहली अनुसूची पर। पहली अनुसूची क्या है? अनुसूची 1। अनुसूची 1 में है संघ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में जितने भी 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, भारत में जो वर्तमान में आज 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके पूरे नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। क्योंकि भाग 1 में भी यही बातें की गई हैं, लेकिन भाग 1 में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 का वहां पर प्रावधान किया गया, लेकिन इतनी विस्तृत जानकारी वहां पर नहीं है। सारी विस्तृत जानकारी राज्यों के नाम और उनकी सूचियों का नाम पूरा यहाँ पर अनुसूची 1 में मिलेगा। और यहाँ पर उनका राज्य क्षेत्र क्या होगा, सभी राज्यों का राज्य क्षेत्र कहाँ तक सीमांकन है वो हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेशों का कहाँ तक सीमा है वो उसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अनुसूची 2 देख रहे हैं। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है, जो संचित निधि से दिया जाता है, देय होता है, संचित निधि से देय होता है वेतन भत्ते और पेंशन। वेतन भत्ते और राज्यपाल के वेतन भत्ते और पेंशन देय का प्रावधान है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का प्रावधान है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते का प्रावधान है। और विधानसभा के राज्यों की बात आती है। अब ये तो यहाँ पर केंद्र की बात हो गई, यहाँ से राज्यों की बात आ रही है। राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके वेतन भत्ते, और विधान परिषद अर्थात जिन राज्यों में विधान परिषद की स्थापना है, अर्थात जो भारत में 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की स्थापना की गई है, उनके सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते की यहाँ पर बात की गई है। अब इसके अलावा आइए एक बॉडी और है जिनके वेतन भत्ते की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं जितने, उनके वेतन भत्ते पेंशन की बात है, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों हेतु वेतन भत्ते पेंशन की बात की गई है। और जो संवैधानिक आयोग है, जो भारत में जितने भी आयोगों की स्थापना की गई है, उनके सदस्यों और जो भी बोर्डों की स्थापना की गई है, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की यहाँ पर वेतन भत्ते की बात की गई है। उसके साथ ही कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। चलिए देखते हैं। अब इन चीजों को देखने के बाद एक चीज अच्छे से याद रखिएगा
कि यहाँ पर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते की बात नहीं की गई है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात संसद सदस्यों के वेतन भत्ते की बात अनुसूची 2 में नहीं की गई है। संसद सदस्यों का वेतन भत्ता एक अलग ही प्रक्रिया के तहत उन्हें देय होता है। हम अगले अनुसूची पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुसूची 3 की बात हो रही है। अनुसूची 3 में है शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुसूची 3 में है शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात हो रही है। देखिए काफी एग्जाम में आ चुका है यह। अब यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि देखिए शपथ की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले जान लीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से कि किनके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। मतलब 3 ऐसी बॉडीज हैं, 3 ऐसे प्रमुख हैं जो यहाँ पर हैं, उनके यहाँ पर जो शपथ का और प्रतिज्ञान का प्रावधान यहाँ पर अनुसूची 3 में बिल्कुल नहीं किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। ऐसी चीजों से एग्जाम में काफी क्वेश्चन उठते हैं कि राष्ट्रपति के जो शपथ का प्रतिज्ञान है अनुसूची 3 में है, सही है या गलत? बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर गलत होगा वो। राज्यपाल के शपथ एवं प्रतिज्ञान की बातें अनुसूची 3 में कही गई है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति के यहाँ पर शपथ का प्रावधान किया गया है अनुसूची 3 में, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको तीनों चीज को पकड़ कर रखना है। चलिए देखते हैं फिर कहाँ किया गया है इनका प्रावधान। तो जो राष्ट्रपति का शपथ का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 60 में किया गया है, अनुच्छेद 60 में किया गया है। अलग से इनका प्रावधान किया गया है शपथ लेने का, जो सर्वोच्च न्यायालय के जज द्वारा दिलाया जाता है। अब यहाँ पर राज्यपाल के शपथ का प्रावधान यहाँ पर बिल्कुल पृथक इनका प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 159 के तहत इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल शपथ लेंगे, लेकिन उसका प्रावधान होगा 159, ना कि अनुसूची 3 में होगा। यहाँ पर उच्च न्यायालय के जज द्वारा इनको दिया जाता है शपथ। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं की गई है। इनका भी अलग से प्रावधान किया गया है 69, अनुच्छेद 69 में अलग से प्रावधान हुआ है। तो इसको एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 बॉडीज हैं, इनके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में बिल्कुल नहीं किया गया है। बिल्कुल मैंने साफ साफ लिख दिया है, इसके बाद भी गलती नहीं करनी है। तो देखिए अब किसके किसके शपथ का प्रावधान किया गया है। तो आप आते हैं, चलिए देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, जो केंद्र के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके शपथ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। दूसरा है राज्य मंत्री के जो पद पे आते हैं, उनके शपथ का प्रावधान किया गया है। तीसरा है संसद सदस्यों के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। चौथा है राज्य विधानमंडल। अब राज्यों की बात यहाँ पर, यहाँ तो हो गई, केंद्र की बात हो गई। अब आते हैं राज्य में, यहाँ से राज्य के अंतर्गत आते हैं किसके किसके शपथ का प्रावधान किया गया। तो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, उनके शपथ का प्रावधान रखा गया है। राज्य विधानमंडल में विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके सदस्यों का यहाँ पर शपथ, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, तो वहां पर उसके सदस्यों का शपथ। तो अब देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एवं अन्य न्यायाधीश के शपथ का प्रावधान है यहाँ पर। फिर उच्च न्यायालय, अब ये राज्यों की बात हो गई। राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के शपथ की बात हो गई। अब यहाँ पर देख रहे हैं शपथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ की बात भी अनुसूची 3 में है। इसे अच्छे से रट लीजिएगा कि कौन कौन से शपथ के प्रावधान में आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। ये 3 को तो अच्छे से जान लीजिएगा कि इनका 3 का अनुसूची 3 में बिल्कुल नाम नहीं आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अनुसूची 4 में चलते हैं। अनुसूची 4 क्या है? राज्यों से जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है उसकी बात की गई है। तो राज्यों से राज्यसभा में आवंटित सीटों की बात की गई है। राज्यसभा में जो राज्यों से आने वाले सीट हैं, जो सीटों का प्रावधान है, उसकी बात कही गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं, छोटा सा जानना जरूरी है कि राज्यसभा में सीटों की बातें की जा रही हैं और कौन से में अनुसूची 4 में कही गई है। तो ये राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो आते कैसे, उनका चयन कैसे होता है? तो ये सीधे सीधे राज्यों की विधान सभा के द्वारा किया जाता है। राज्यों की विधान सभा के द्वारा किया जाता है। और कैसे सदस्यों के द्वारा किया जाता है? सिर्फ निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। केवल लिख लीजिए, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये।
जो राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं वह विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित करके यहाँ पर भेजा जाता है राज्यसभा में। अब देखते हैं कि यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तो हमने भेज दिया, लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। मतलब राज्यसभा ऐसी संस्था है जो कभी शून्य नहीं होती है, कभी अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनसे विहीन नहीं होती है, हमेशा बनी रहने वाली, अनवरत बने रहने वाली संस्था होती है। अर्थात जो राज्यसभा होती है बिल्कुल जो विश्व का जो न्यायालय होता है, विश्व न्यायालय होता है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, उसके समान ही यह संस्था है। अगर विश्व का न्यायालय कभी शून्य नहीं होता है तो राज्यसभा भी कभी शून्य नहीं होता है। इसके सदस्य अनवरत रूप से चयनित होते रहते हैं, हर 6 साल में इनके सदस्य आते हैं। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ चुका है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा कौन सा सदस्य होता है जो राज्यसभा में होते हुए भी उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का नहीं होता है। तो वो होते हैं राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जो यहाँ पर अनुसूची 4 में राज्यसभा में आवंटित सीटों की बात कही गई है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो सीट वो आती है राज्यसभा में वो उत्तर प्रदेश से आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी लोकसभा और राज्यसभा सीटों वाला क्षेत्र है, बहुत विशाल राज्य है और वहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में भी है और राज्यसभा में है। राज्यसभा में कुल 31 सीटें यहाँ पर चयनित होते हैं, वहां से आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से 3 सीटें और पुडुचेरी से 1 सीटें राज्यसभा में चयनित होकर आते हैं। यहाँ पर मतलब दिल्ली से जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे 3 राज्यसभा सीट के चयनित होकर आते हैं और जो पुडुचेरी है वहां से 1 राज्यसभा के चयनित होकर यहाँ पर आते हैं। अब चलिए अनुसूची 5 में चलते हैं। अब अगली अनुसूची पे आते हैं जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसूची 5। अनुसूची 5 क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करता है। पर कहाँ के प्रशासन के नियंत्रण की बात कर रहा है, देख लीजिए। अनुसूची 5 है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात करता है। तो इसमें खास क्या है, इसमें जो देखिए ये पूरे भारत में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जान लेना है क्योंकि 5 और अनुसूची 6 दोनों थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो अनुसूची 5 में क्या बातें कही जा रही है, अनुसूची 5 बोलता है कि पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करता है, प्रावधान करता है। अब इसमें कुछ राज्यों को छोड़कर, ऐसे कुछ राज्यों को छोड़कर यहाँ पे बाकी पूरे भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अमी मैत्री को यहाँ पे याद रखेंगे, असम, मेघालय, अमी मैत्री, असम के पहले मिजोरम कर लीजिए, ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। असम, देखिए अनुसूची 5 है वह क्या कहता है, प्रावधान। अनुसूची 5 का प्रावधान है कि पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान करता है, लेकिन ऐसे 4 राज्यों को छोड़कर प्रावधान करता है। वो 4 राज्य कौन से हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इन राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का और नियंत्रण का बात करता है कौन, अनुसूची 5। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसी ही अनुसूची में 5 में ही आते हैं। तो देखिए कौन से 4 राज्यों को छोड़कर बात कहा गया है, एक अ से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, और यहाँ पर मे से हो जाएगा मेघालय, और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा। इसमें एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि मणिपुर अगर ऑप्शन में आए तो मणिपुर बिल्कुल नहीं लेना है, मणिपुर नहीं लेना है, क्योंकि मेरे इस कोडिंग में म नहीं लिखा हुआ है, मैंने अ, मी, मे
त्रिक लिखा है। म मी है और मे है, म नहीं है। तो देखिए पहला अक्षर अ से असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। मणिपुर नहीं लेना है इसमें, तो मणिपुर का प्रावधान इसमें नहीं किया गया। मणिपुर का प्रावधान कहाँ होगा? पूरे भारत वाले सेक्शन में हो जाएगा। चलते हैं अब अनुसूची 6। 5 और 6 को एक साथ समझ लीजिए। तो असम मेघालय जो यहाँ पर छोड़ा गया था, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात अनुसूची 6 में की गई। इनके प्रशासन की बात पृथक रूप से अनुसूची 6 में की गई है। ये इनके लिए विशेष हो जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7, मुख्य रूप से अनुसूची 7 में हम देख रहे हैं 7 सूचियों का विभाजन। इसे याद करने के लिए 7 लिख लीजिए और ये जो 7 है इस 7 को सूचियों के विभाजन से जोड़ लीजिए। 7 सूची, तो सूचियों का विभाजन हम देख रहे हैं अनुसूची 7 में सूचियों का विभाजन का प्रावधान किया गया है। अब भारत में 3 प्रकार की सूचियों का विभाजन किया गया। ये सूची विभाजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो सूची विभाजन का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो भारतीय संविधान नहीं, अनुसूची जो सूचियों का विभाजन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ऐड किया गया है। तो जो सूचियों का अनुसूची 7 है उसमें सूचियों के विभाजन की बात की गई है और 7 लिखकर सूचियों को मिलाकर याद हो जाएगा ये। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सूचियों के विभाजन का पूरा प्रावधान यहाँ पर लिया गया है और हमने 1935 के प्रावधानों का 70% हिस्सा अपना लिया था। तो ये वहां से आज तक अनवरत रूप से बना हुआ है। अब देखते हैं कि भारत में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में मूल रूप से यहाँ पर जो कॉलम है ये मूल रूप से हो जाएगा और यहाँ का कॉलम हो जाएगा ये वर्तमान हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की केंद्र सूची में मूल रूप से कितने थे यहाँ पर अनुच्छेद? तो यहाँ पर 97 थे और यहाँ जो वर्तमान हो गया है उसमें 100 अनुच्छेद हो गए हैं केंद्र सूची में। अब राज्य सूची की बात आती है तो राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और यहाँ पर अब वर्तमान में 61 विषय हैं। सूचियों में क्या हो रहा है? सूचियों में विषय होते हैं, देखिए जैसे कि नागरिकता का विषय, जैसे कि जनगणना का विषय, जैसे कि राज्यों के बहुत सारे स्वास्थ्य के विषय, पर्यावरण के विषय, सभी विषय शामिल है किसी न किसी में। लेकिन यहाँ पे बंटवारा कर दिया गया है केंद्र सूची में कौन कौन से विषय आएंगे, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आएंगे और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आएंगे। तो हम पहला देख रहे हैं केंद्र सूची। केंद्र सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, आज वर्तमान में उसमें बढ़ के थोड़े से 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में देखा जाए तो राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं। 5 ऐसे विषय हैं जिसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। तो वो 5 विषय देखते हैं आप। तो इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा उन 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। वो विषय कौन कौन से हैं? इस पर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है शिक्षा, शिक्षा का विषय है वो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। दूसरा है वन, वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। तीसरा है भार व माप, तीसरा है भार व माप जो राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। चौथा है वन्य जीवों एवं पक्षियों की सुरक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों की सुरक्षा को भी राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। और 5वां है यहाँ से उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर, देखिए उच्चतम और उच्च न्यायालयों को छोड़कर बात की जा रही है। तो क्या हुआ? सभी न्यायालयों के संगठन एवं संविधान के न्याय के प्रशासन की बात यहाँ पर की गई है जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दी गई है। तो देखिए यहाँ पर समवर्ती सूची में आज पहले क्या थे? 47 विषय थे, आज हो गए हैं 52 विषय हो गए हैं क्योंकि 5 यहाँ पर बढ़ गए हैं। केंद्र सूची में कैसे विषय होते हैं? जिस पर सिर्फ पावर होता है केंद्र सरकार को, जिस पर पावर होता है केंद्र सरकार को उन विषयों पर सिर्फ
केंद्र सरकार ही अपना नियम बनाते हैं। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसके तहत राज्य सरकार ही केवल अपना प्रशासन चलाती है और कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची क्या होता है, इसमें राज्य शासन भी नीति बनाती है और केंद्र सरकार भी नीति बनाती है, लेकिन दोनों में विभेद होने पर केंद्र यहाँ पर सर्वोपरि हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका। फिर चलते हैं चलिए अगली अनुसूची पे चलते हैं। अनुसूची 8 की बात हो रही है। अनुसूची 8 में राजभाषाएं हैं, क्योंकि हमने भाग में देखा था कि वहां भी राजभाषाओं का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि इस अनुसूची में पूरी भाषाओं का उल्लेख है। पूरी भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, सबका विस्तृत वर्णन है। कौन से राज्य में कौन से भाषा भाषी के लोग रहते हैं, किन कारणों से भाषाओं को यहाँ पर दर्जा दिया जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रशासन देख रहे हैं कि अब वहाँ की जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत है, अभी तक नहीं आ पाई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं भाग 17 में भी इस राजभाषा का प्रावधान है, लेकिन हमें अनुसूचियों में राजभाषाएं विस्तृत रूप से देखने को मिल रही है, विस्तृत रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मूल संविधान में, जब मूल संविधान 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वहां पर 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में कई भाषाओं का वहां पर संविधान संशोधन के द्वारा ऐड कर दिया गया है और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और आज संविधान संशोधन के तहत 8 भाषाओं को जोड़कर कुल 22 भाषाओं को यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो देखिए उन 8 भाषाओं को देखते हैं अब कैसे कैसे जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। फिर दूसरा देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको नमक याद कर लीजिए, छोटा सा कोड नमक, मतलब 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया है, अर्थात नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी गोवा की भाषा होती है। अब आते हैं उसके बाद ये तीसरे नंबर पे 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा जोड़ा गया है बोडो मास। बोडो मास याद कर लीजिए इसको, बोडो मास कोडिंग है ये, बोडो मास करके याद कर लीजिए। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो मास को जोड़ा गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो असम और अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली बोली होती है, और डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, मैथिली बिहार की बोली होती है और संथाली झारखंड की बोली होती है। मतलब 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया है। इसको बोडो मास के द्वारा इसे याद कर लेंगे। बोडो असम अरुणाचल प्रदेश की भाषा है, डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है, मैथिली बिहार की भाषा है और संथाली झारखंड की भाषा है। अब देखते हैं अनुसूची 9, देख रहे हैं 8 तक ये मूल संविधान में था, यहाँ तक मूल संविधान में था। अब इसके बाद यहाँ पर ये पहला 1 नंबर से यहाँ पर अनुसूची 9 से अब ऐड हो गए हैं। आज वर्तमान में यहाँ से लेकर 12 अनुसूचियां कंप्लीट हो जा रही हैं। तो अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम की बात की गई है, भूमि सुधार कानून की बात की गई है। मतलब ये हमें क्यों लाना पड़ा, अनुसूची 9 में है। अनुसूची 9 जो कि है संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो प्राचीन भारत चल रहा था, पुराने पद्धति पर चल रहा था, यहाँ पर जमींदारी प्रथा चल रही थी। जमींदार अधिक से अधिक जमीन को अपने पास रख लिए थे और जनता अधिक बेघर हो चुकी थी, उनके पास कृषि करने के लिए भी जमीन नहीं था। तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन करने के पश्चात क्या किया गया, जनता में जमीनों का बंटवारा कर दिया गया, जिससे वो अपना खेती और किसानी कर सकते थे। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसको पहले यहाँ पर शामिल
जो अनुसूची 9 है इसमें क्या था कि न्यायालय में इसके ऊपर प्रतिवाद नहीं किया जा सकता था, न्यायालय में पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, चाहे यह मूल अधिकारों का हनन करता भी होता था तो भी इसका पुनर्विलोकन नहीं हो सकता था। और इसमें इस अनुसूची में रखने का भी मकसद यही था कि भूमि सुधार कानूनों पर कोई प्रतिवाद या उस पर कोई वाद विवाद ना हो सके। लेकिन समय के साथ इसमें वाद चालू हो गया, इसमें केशवानंद भारती विवाद हुआ। जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं उनका यह वाद था कि जो ऐसा कानून हो जो लोगों के या नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अटैक करता हो उस पर छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पे उस पर आघात नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये चूंकि आघात पहुंचा रहा था नागरिकों के मौलिक अधिकार को दरकिनार करके इसको रखा गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है इस केशवानंद भारती विवाद के बाद कि हाँ अब इसे कानून में प्रवर्तनीय किया जा सकता है अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तो। इसी के संबंध में आर कोयलो वाद भी आया, इसी के संबंध में वामन राव वाद भी आया। यहाँ पर इस पे वाद प्रतिवाद का ये सब चला था सिलसिला, जिसके बाद जो अनुसूची 9 है भूमि सुधार कानून इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय किया जा सकता है, अब ये प्रावधान हो चुका है। हम देख रहे हैं अनुसूची 10 में क्या हो जाएगा, दल बदल याद रखना। अनुसूची 10 दल बदल मतलब दल बदल प्रतिषेध अधिनियम। ऐसे जो सदस्य होते थे जो अब आराम से दल बदल करके किसी भी दल में शामिल हो जाते थे, विजेता होने के बाद भी दल बदल कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि सरकार का स्थायित्व तो नहीं हो पाता था, स्थायी रूप से सरकार नहीं चल पाती थी, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर दल बदल प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, देख रहे हैं काफी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संशोधन करके इसे लाया गया है, दल बदल प्रतिषेध अधिनियम। प्रतिषेध का मतलब है दल बदल से रुकावट करना, रोकना। अब देख रहे हैं किसी सदन के मूल राजनीतिक दल के सदस्य 2/3 विलय करें तो यह मान्य होगा। पहले यह 1/3 था। देखिए यहाँ पर पहले मान्यता दी गई थी कि किसी सदन के मूल राजनीतिक दल अगर उसके पूरे सदस्य के 1/3 सदस्य अगर दल बदल कर लेते हैं तो चलेगा, मान्य रहेगा। लेकिन देख रहे थे इससे भी कई लोग दल बदल कर ले रहे थे, काफी जल्दी दल बदल हो रहा था। तो इसे थोड़ा कठिन करने के लिए यहाँ पर 2/3 किया गया। वर्तमान में यहाँ पर 2/3 सदस्यों के द्वारा दल बदल किया जाएगा तभी वह मान्य होगा। अब देख रहे हैं कि संसद सदस्यों का अनुच्छेद 102 में है और विधानमंडल के सदस्यों का अनुच्छेद 191 में। मतलब जो संसद सदस्यों के द्वारा दल बदल किया जाता है उसका प्रावधान 102 में रखा गया है, मतलब वहां पर उनको दल बदल प्रतिषेध अधिनियम लागू होता है अनुच्छेद 102 के तहत संसद सदस्यों पर। और दल बदल प्रतिषेध अधिनियम लागू होता है विधानमंडल के सदस्यों का अनुच्छेद 191 के तहत। अब आते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 क्या है, ये भी ऐड किया हुआ विषय है जो बाद में जरूरत के हिसाब से ऐड किया गया। अनुसूची 11 है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये भाग 9 में भी है, क्योंकि भाग 9 में एक्ट प्रावधानों की बात की गई है, वहां पर भाग 9 में सीधे एक्ट की बात की गई है। मतलब 243 ए से ओ तक का पूरा एक्ट बोला गया। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन अनुसूची में मिलता है, क्योंकि एक बेहद क्लास सभी चीजों की होनी है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचियां याद भी करनी है। तो अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था, यह भाग 9 से भी संबंधित है। अब देख रहे हैं यह अनुच्छेद 40 में भी वर्णन है। अनुच्छेद 40 किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नीति निर्देशक तत्व में भी है अनुच्छेद 40। अब देख रहे हैं कि जो ये अनुसूची 11 है पंचायती राज अधिनियम, इसमें 29 विषय रखे हैं, अर्थात इन 29 विषयों पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कार्य करेगी और अपना प्रशासन करेगी, क्योंकि यह शासन का विकेंद्रीकरण है। यह शासन का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण सिद्धांत इस पर लागू होता है, अर्थात शक्तियों का विभाजन किया गया है इसमें। अब देख रहे हैं इसके लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है, अर्थात जो पंचायती राज व्यवस्था है राज्य के वित्त आयोग के द्वारा इसमें आर्थिक इनको संपन्नता प्रदान की जाएगी, वित्त प्रदान किया जाएगा, बजट प्रदान किया जाएगा। और इनके जो सदस्यों का निर्वाचन है उसके लिए पृथक से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जो भी यहाँ पर
सरपंच है, पंच है, जो भी बॉडी यहाँ पे निर्वाचित होगी वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग इसका निर्धारण करेगा और चयन करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग इनके निर्वाचन का कार्य करेगा, मतदाता सूची का काम करेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं अनुसूची 12। अनुसूची 12 में है नगरीय निकायों की व्यवस्था। क्योंकि यह जो पंचायती राज था ये धीरे धीरे विकास करते करते नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, तो नगर निकायों की आवश्यकता पड़ने लगी। यह भी त्रिस्तरीय थी, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत 3 स्तरों में थी। और ये नगर पंचायत जो ग्राम पंचायत है, यह जो पंचायती राज व्यवस्था यह भी 3 स्तरों में है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। यह भी त्रिस्तरीय है और यह भी त्रिस्तरीय है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा की गई है यहाँ पर। और नगरीय निकायों में 18 विषय रखे गए हैं, अर्थात जो नगरीय निकाय है वो 18 विषयों पर काम करेगी, प्रशासन करेगी और रेगुलेट होगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। और इसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित है। नगरीय निकायों के चुनावों का कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा और वित्त की व्यवस्था भी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो यह जो अनुसूचियां हैं 1 से 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और इसका यह है क्या है, संविधान का बेसिक पार्ट है, यहाँ से सारी चीजें जुड़ जाती हैं और सारे सिलेबस यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। और एक सामान्य नागरिक होने के नाते इसका जानकार होना और भी अत्यंत आवश्यक होता है।